A very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video we are going to see the management of first stage of the labor. और हम इसमें देखेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो बताते हैं कि हाँ इस टाइम पे मदर की डिलीवरी होने वाली है और उनको एडमिट कराना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस टाइम पे मदर की डिलीवरी होने वाली है और इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो या कैसे मैनेजमेंट कर सकते हो। तो बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एग्जाम पर्पस। तो देखा जाए तो एक डिलीवरी नॉर्मली एक जो डिलीवरी होती है वो 15 घंटे ले लेती है। आप समझ रहे हो, 15 आवर्स। ठीक है, 15 से 16 घंटे में एक कंप्लीट होती है डिलीवरी। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये 15 से 16 घंटे बस ऐसे ही चल जाते हैं? नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे अंदरूनी बदलाव होते हैं मदर के अंदर, बहुत सारे इंटरनल चेंजेस होते हैं मदर्स के अंदर। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हैं या आप कह सकते हो कि जो डिलीवरी है 15 घंटे की, ये हमारे टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, या आप कह सकते हो कि 4 स्टेजेस में डिवाइड है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेज यानी पहली स्टेज जो है, जो कि हमारी 12 घंटे की होती है उन मदर्स के अंदर जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं, और 6 घंटे की होती है उन मदर्स के अंदर जो कई बार प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है उसमें पूरा 12 या पूरा 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम आपका फर्स्ट स्टेज में लगता है। और इस स्टेज में कैसी कैसी चीज़ें होती हैं और उसके लिए हमें क्या मैनेजमेंट करना है वो हम देखने वाले हैं। तो ये स्टेज स्टार्ट कहाँ से हो रही है? जब मदर को पेन होना स्टार्ट होता है। यानी कि कौन सा पेन? डिलीवरी वाला पेन। ऐसे तो मदर को बीच बीच में भी पेन होते हैं, क्योंकि उनके जो लोअर एरिया है, जो बच्चेदानी है, वो अपने आप को चौड़ा करती है, मतलब स्ट्रेचनिंग होती है मसल्स में। ठीक है, तो सर्वाइकल स्ट्रेचनिंग होती है, तो उससे भी पेन होता है। लेकिन ये जो पेन है जिसको हम लोग ट्रू लेबर पेन बोल रहे हैं, इनको ट्रू लेबर पेन क्यों बोला गया है? सच्चा दर्द है। मतलब ये दर्द, ये पेन जो है वो डिलीवरी कराने के लिए स्टार्ट होता है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका यूट्रस इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब है? आपका यूट्रस अपने आप को सिकोड़ता है, खोलता है, बच्चेदानी अपने आप को सिकोड़ती है, खोलती है। इससे बेबी नीचे की ओर शिफ्ट होता है और डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, तो ये दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। तो ये स्टेज जो है वो स्टार्ट होती है ट्रू लेबर पेन से, और कहाँ पे खत्म हो रही है? फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स का क्या मतलब है? बच्चेदानी का यानी यूट्रस का निचला भाग, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, ये सर्विक्स पूरी प्रेगनेंसी में बंद रहता है, और जब डिलीवरी का टाइम होता है तो ये अपने आप को खोल देता है। भाई क्यों खोलता है? इसको एक रास्ता बनाना है जिस रास्ते से बच्चा अंदर से बाहर की ओर आ सके। ठीक है, तो कितना रास्ता कंप्लीट बनाता है जो एक बच्चा बाहर आ सके? 10 सेंटीमीटर कंप्लीट डायलिटेशन होता है। यानी कि 10 सेंटीमीटर जब तक ये ओपन नहीं होगा तब तक एक बच्चे का सर बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे का जो हेड है वो एक बोनी स्ट्रक्चर है ना, हार्ड स्ट्रक्चर है, वो अपने आप को दबा नहीं सकता है। तो जब तक आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर ओपन नहीं होगा, एक बेबी की डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो ये स्टेज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट हो रही है। और कहाँ पे खत्म हो रही है? जब तक आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर ओपन नहीं हो जाता है तब तक ये स्टेज चलती रहती है। अब इस पूरे प्रोसेस के बीच में हमें क्या क्या मैनेजमेंट करना है वो हम देखेंगे। और ये पूरा प्रोसेस कितने घंटे लगा देता है? जो पहली बार माँ बन रही है उसमें 12 घंटे लगाता है, जो कई बार माँ बन चुकी है उसमें 6 घंटे लगाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो मेन हमारा जो मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं, मेन हमारा प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले हमें नॉर्मल डिलीवरी करानी है, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। ठीक है, नेचुरल बर्थ का मतलब ही यही है कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करानी है, ये हमारा मेन प्रिंसिपल है। दूसरा, केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना है, यानी कि मदर को फर्दर कॉम्प्लिकेशंस से बचाना है, आगे की आने वाली परेशानियों से बचाना है। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या मैनेजमेंट करना होगा? तो हमारे पास है 2 मेन मैनेजमेंट। एक है आपका प्रीलिमिनरीज और दूसरा है आपका एक्चुअल मैनेजमेंट।
प्रीलिमिनरीज का मतलब ही यही होता है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, और प्रिपरेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है, इंक्वायरी करनी होती है, ठीक है। तो आप इसको हिस्ट्री कलेक्शन का नाम भी दे सकते हो, हालांकि आप इसे हिस्ट्री कलेक्शन नहीं लिखना, लेकिन बात समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि इंक्वायरी मतलब हम हिस्ट्री कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल मैनेजमेंट, अब यहाँ पे हम फिजिकल काम करेंगे, यहाँ पे हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और फिजिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही हम अपना आगे का काम करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है, और ये आपका कौन सा प्रोसेस हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इंक्वायरी के बारे में देख लेते हैं कि अगर आपको मदर से इंक्वायरी करनी है तो आप क्या क्या करोगे। पहली चीज तो आपको करंट क्लिनिकल कंडीशन मदर की देखनी होगी, ठीक है। करंट क्लिनिकल कंडीशन का मतलब क्या है, इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे मदर की हालत कैसी है। मदर को ट्रू लेबर पेन आ रहे हैं कि फॉल्स लेबर पेन आ रहे हैं, मदर को ऐसे वाले दर्द आ रहे हैं जिससे डिलीवरी हो जाए, या मदर को नॉर्मल दर्द आ रहे हैं क्योंकि आपका जो निचला हिस्सा है बच्चेदानी का वो फैल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, इससे आपको पता चलेगा कि हाँ डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आप ये सारी चीजें देखोगे। दूसरी चीज आपको क्या करना है, सिंपली इसमें आपको वाइटल साइंस भी मदर के देख लेना है। क्यों, क्योंकि वाइटल साइंस क्या बताते हैं, हमारी जनरल कंडीशन बताते हैं। अगर वाइटल साइंस नॉर्मल है तो हमारी जनरल कंडीशन ठीक है, अगर वाइटल साइंस एबनॉर्मल है तो हमारी जनरल कंडीशन बिगड़ रही है और हमें उसके लिए मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा एंटीनेटल विजिट्स के बारे में भी मदर से आप पूछ सकते हो कि आप एंटीनेटल विजिट्स पे आए थे कि नहीं आए थे। व्हाट इज दिस एंटीनेटल विजिट्स, एंटी मीन्स होता है वो पीरियड, प्रेगनेंसी का पीरियड, ठीक है। एंटीनेटल मतलब डिलीवरी से पहले का जो भी पीरियड है उसको हम एंटीनेटल पीरियड बोलते हैं। एंटीनेटल विजिट का मतलब क्या है, डिलीवरी से पहले जब मदर जो है अपने आप को डॉक्टर के पास लेके आती है दिखाने के लिए या विजिट करती है डॉक्टर को, उनको बोलते हैं एंटीनेटल विजिट्स। टोटल हमारी एंटीनेटल विजिट्स मिनिमम हमारी 4 होती हैं, ठीक है। 4 एंटीनेटल विजिट्स हमारी होती ही होती हैं, ठीक। इसमें हम लोग मदर की जनरल कंडीशन देखते हैं, प्लस मदर का वेट कितना बढ़ रहा है देखते हैं, मदर का बीपी, वाइटल साइंस पूरा चेक करते रहते हैं, साथ ही साथ बेबी का स्टेटस देखते रहते हैं, साथ ही साथ यूट्रस का साइज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ये देखते रहते हैं, बेबी मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम एंटीनेटल विजिट्स में देखते हैं। इसका फायदा क्यों है, ये आपको मदर को क्यों पूछना है कि क्या एंटीनेटल विजिट्स पे आप आए थे, क्या एंटीनेटल विजिट्स में डॉक्टर ने कोई एबनॉर्मेलिटी बताई है, ठीक है। इससे ये पता चलेगा ना कि मदर पहले से नॉर्मल उनका प्रेगनेंसी का स्टेटस चल रहा है या नहीं चल रहा है, या कोई प्रॉब्लम पहले से अराइज हो रखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा जनरल कंडीशन देखने के साथ साथ वजाइनल एग्जामिनेशन वगैरह आपको ऑफ एग्जामिनेशन करा लेना है। वजाइनल एग्जामिनेशन में मेनली आपको किस चीज पे फोकस करना है, मेनली आपको यहाँ पे पर वजाइनल एग्जामिनेशन पे फोकस करना है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीवी एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, पीवी एग्जामिनेशन, ठीक है, दैट इज पर वजाइनल एग्जामिनेशन। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करते हैं डॉक्टर्स, इसमें सीधे 2 फिंगर ग्लव्स पहन के एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाने के बाद 2 फिंगर्स इंसर्ट करते हैं, यूट्रस के नीचे वाले हिस्से को चेक करते हैं, यानी कि ये वाले हिस्से को, इसको हम लोग सर्वाइकल एरिया कहते हैं या सर्विक्स कहते हैं, ठीक है। इस सर्विक्स को चेक करते हैं कि ये सर्विक्स ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर्विक्स ओपन हो रहा है इसका मतलब डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, सर्विक्स ओपन नहीं हो रहा है इसका मतलब अभी डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने देख ली। इसके अलावा इन हिस्ट्री कलेक्शन के बेसिस पे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट तो नहीं देना है, वो भी आपको चेक करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मदर डायबिटिक थी तो आपको सिजेरियन के लिए भी माइंड मेकअप करके रखना है, क्योंकि डायबिटिक मदर का पेशेंट बेबी जो है वो कैसा होता है, वो लार्ज साइज का होता है, ठीक है। वो उसका 4 किलो का 4.5 किलो का होता है, तो वो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी से नहीं निकल पाएगा बाहर, सो हमें सिजेरियन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं आपका मेन एक्चुअल मैनेजमेंट। ये तो था आपने सिर्फ इंक्वायरी करी है, इंक्वायरी करने से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई कि मदर नॉर्मल है कि नहीं है, मदर को प्रीवियसली कोई प्रॉब्लम थी कि नहीं थी,
या ऐसी बहुत सारी चीज़ें, या हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए तैयार रहना है कि नहीं रहना है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने पता कर ली। अब हमें एक्चुअल मैनेजमेंट में कई सारी चीज़ें देखनी है। सबसे पहले आपको जनरल मैनेजमेंट देखना है, ठीक है। जनरल मैनेजमेंट क्या है, आपको एंटीसेप्टिक टेक्निक फॉलो करनी है। व्हाट इज दिस एंटीसेप्टिक टेक्निक? आप जितनी बार भी पीवी एग्जामिनेशन करोगे, आपको उनका वजाइना क्लीन करना है, अपने हैंड्स को हैंड वॉश करने के बाद, ग्लव्स पहनने के बाद, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अप्लाई करने के बाद ही फिंगर्स को अंदर डालना है, ठीक है। ये हो गया आपका एंटीसेप्टिक टेक्निक। इसके अलावा पार्ट प्रिपरेशन करना है। पार्ट प्रिपरेशन क्या है, हम जब वजाइना के प्यूबिक हेयर्स को हटाते हैं शेव करके, उसको हम बोलते हैं पार्ट प्रिपरेशन। भाई वजाइना के हेयर्स को नहीं हटाओगे डिलीवरी से पहले तो बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है और अनकंफर्टेबल फील हो सकता है ड्यूरिंग डिलीवरी, मतलब हम लोग को अनकंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, उनके जितने भी हेयर्स निकले हुए हैं उन सबको शेव करके हटा देना है, उसको हम पार्ट प्रिपरेशन बोलते हैं। इसके अलावा मदर के साथ बातें भी करती रहनी है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर वो पहली बार मदर बनी है तो उसके जो स्ट्रेस लेवल होगा वो बहुत हाई होगा, और स्ट्रेस हार्मोन की वजह से मदर जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाएगी, डीप ब्रीथ नहीं कर पाएगी, घबराहट हो जाएगी उसे, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ पुश डाउन एफर्ट्स भी नहीं कर पाएगी, ठीक है, नीचे पुश डाउन भी नहीं कर पाएगी बेबी को। इसलिए आपको क्या करना है, उसको इमोशनल सपोर्ट देना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के बाद आपके स्ट्रेस लेवल को कम करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सुपाइन पोजीशन मदर की अवॉइड करानी है। अब इस इमेज के थ्रू आप देख सकते हो कि एक मदर जो कि 9 मंथ प्रेग्नेंट है वो सुपाइन यानी कि सीधा लेटी हुई है। सीधा लेटने की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पे अगर मैं इसका हार्ट बना दूं, देखो ये है इसका हार्ट, ठीक है, नीचे से आपका निकलता है इंफीरियर वेना केवा, मान लो ये है इसका इंफीरियर वेना केवा, ठीक, ये हो गया इंफीरियर वेना केवा। ऊपर से कौन निकला, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, इसको हटा दो। तो इंफीरियर वेना केवा क्या होता है कि जब मदर सीधा लेटेगी, सुपाइन पोजीशन में लेटेगी, तो यूट्रस की साइज की वजह से, इसके अंदर जो बेबी है उसकी वजह से, इसके अंदर जो प्लासेंटा अटैच है उसकी वजह से, इसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी वजह से यूट्रस का जितना प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा किस पे पड़ेगा, इंफीरियर वेना केवा पे पड़ेगा, ठीक है। अब जब ये इंफीरियर वेना केवा पे पड़ेगा तो यहाँ की जो ब्लड सप्लाई होगी जो कि हार्ट के अंदर जानी चाहिए वो कैसी हो जाएगी, रिस्ट्रिक्ट होने लगेगी, कंप्रेस होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। डिक्रीज होने लगेगी तो हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पाएगा, हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पाएगा तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए मदर को सुपाइन पोजीशन में नहीं लेटना है, ऐसा बताना है आपको, ठीक है। जब तक डिलीवरी का एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं हो जाता आप मदर को इस पोजीशन में लेटने के लिए मना कर दोगे। कौन सी पोजीशन में लेटना है, लेटरल पोजीशन में, यानी करबट लेकर के मदर को लेटना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका बॉवल। बॉवल मीन्स होता है टॉयलेट, ठीक है। तो मदर को बोलना है कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो कमोड वाले टॉयलेट में जा करके अपना स्टूल पास कर सकती है, और अगर वो नहीं जा पा रही है, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको बेड पैन यूज़ करना है, ठीक है, उसमें आप उसको टॉयलेट करा सकते हो। यहाँ पे दिखा देती हूँ बेड पैन, ये देखिए ये बेड पैन है, इसमें आप यूरिन भी पास करा सकते हो, इसमें आप स्टूल भी पास करा सकते हो, ठीक है। और मान लो उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि उसको कब्ज हो रखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, एनीमा लगाना है। ये देखो ये क्या है, ये एक तरह का फ्लूइड है, इसको हम लोग एनीमा बोलते हैं। इसमें सोप और वाटर मिला हुआ है। ये सोप और वाटर डायरेक्ट आपको कैथेटर के थ्रू मदर के एनएस में डालना है, ठीक है। और एनएस में डालने के बाद आपका जो स्टूल है वो लूज हो जाएगा और मदर स्टूल पास कर लेगी आराम से, ठीक है। तो आपको ये करना है। ब्लैडर के लिए मदर को बोलना है कि वो अपने आप खुद जा करके अगर टॉयलेट में यूरिन पास कर सकती है तो कर ले, नहीं तो आपको सेम ये बेड पैन यूज करना है, मदर को देना है यूरिन पास करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा रेस्ट एंड एम्बुलेशन, नेक्स्ट है आपका रेस्ट एंड एम्बुलेशन। रेस्ट एंड एम्बुलेशन का मतलब क्या है, दोनों अपोजिट है। रेस्ट मतलब रेस्ट करना, सभी जानते हैं। एम्बुलेशन मतलब चलना फिरना, ठीक है। तो मदर को अगर
बहुत ज़्यादा पेन आ रहे हैं और उसका सर्विक्स डायलेट हो रहा है, यानी कि सर्विक्स उसका नीचे वाला हिस्सा यूट्रस का ये ओपन हो रहा है, तो आप उसको रेस्ट करने के लिए बोलोगे। और अगर उसको थोड़ा पेन आ रहा है फिर ठीक हो जा रहा है ना, और मदर नॉर्मल है, अभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको टहलने के लिए या घूमने फिरने के लिए बोलोगे। इसके अलावा आपको ये भी देखना है, जब आप फिंगर इंसर्ट करोगे यानी कि पीवी एग्जामिनेशन करोगे, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना पीवी एग्जामिनेशन, ये देखो पीवी एग्जामिनेशन करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि बैग ऑफ मेम्ब्रेन बनी है कि नहीं। बैग ऑफ मेम्ब्रेन क्या है? हम सभी जानते हैं कि एक बेबी जो है वो वाटर के अंदर रहता है, ठीक है। वाटर कौन है, कौन सा वाटर है ये हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड किसके अंदर रहता है? एक थैले के अंदर रहता है, एक बैग के अंदर रहता है, उसको हम लोग एमनियोटिक सैक बोलते हैं, ठीक। जब यूट्रस अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कराने लगता है यानी कि सिकुड़ने और खोलने लगता है, तो ये एमनियोटिक सैक जो है वो डिटैच हो जाती है, ठीक है। और डिटैच होने के बाद ये यहाँ से डिटैच हो जाती है और डिटैच होने के बाद आगे की ओर शिफ्ट हो जाती है। भाई जाहिर सी बात है, पीछे से डिटैच होगी तो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगी। जब नीचे की ओर शिफ्ट होगी और सर्विक्स थोड़ा सा ओपन हो जाएगा तो ये फ्लूइड से भरी मेम्ब्रेन थोड़ी सी बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं बैग ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर ये इंटैक्ट है, इंटैक्ट मतलब चिपकी हुई है, अभी उखड़ी नहीं है, तो मदर को आप अलाउ कर सकते हो कि वो एम्बुलेशन करे, यानी कि घूमे फिरे टहले, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये निकल चुकी है यहाँ से और आगे की ओर आ चुकी है तो मदर को आप टहलने के लिए मना कर दोगे, रेस्ट करने के लिए कहोगे। क्यों? क्योंकि अगर वो घूमेगी टहलेगी तो ये बैग मेम्ब्रेन फट जाएगी और सारा फ्लूइड बाहर आ जाएगा और डिलीवरी तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं डाइट प्लान, ठीक। तो आपको मदर को मना कर देना है कि वो कोई सॉलिड डाइट ना खाए, उसको सिर्फ फ्लूइड लेना है, जिससे कि मतलब डाइजेशन आराम से हो जाए और जल्दी से स्टूल पास हो जाए, ठीक है। स्टूल अंदर रहेगा तो डिलीवरी के टाइम पे जब प्रेशर लगाएगी तो स्टूल पास हो जाएगा और बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक। तो क्या क्या आप खाने के लिए दे सकते हो? जूस दे सकते हो, आइसक्रीम चिप्स मतलब आइसक्रीम दे सकते हो, ठीक है, प्लेन वाटर दे सकते हो, ये सारी चीज़ें आप उसे पीने के लिए दे सकते हो ताकि ईजिली डाइजेस्टेबल हो जाए और आराम से जो है डाइजेस्ट होकर के बाहर आ जाए चीज़ें। नेक्स्ट रहता है पेन। अगर मदर को एक्सेसिव पेन हो रहा है और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है तो ही आप ये ड्रग दोगे, अदरवाइज अवॉइड करोगे, ठीक है। पिथिडीन नाम की एक ड्रग होती है, ये सेफ होती है, प्रेगनेंसी में ये दे सकते हैं। तो कितनी देनी है? 500 से 50 से 100 mg IM के तौर पे आप दे सकते हो इंट्रामस्कुलर, ठीक है। और रिपीट भी कर सकते हो अगर ज़रूरत है, नहीं है तो रोक देना। पिथिडीन का जो साइड इफेक्ट है वो है नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो नोजिया वॉमिटिंग को रोकने के लिए आप एक और ड्रग दे सकते हो, डेट इज मेटोक्लोप्रामाइड, ठीक है। इसका मेन काम क्या है कि ये नोजिया वॉमिटिंग को रोकती है। कैसे रोकती है? मेनली कैसे रोकती है नोजिया वॉमिटिंग को? ये आपके इंटेस्टाइन के ये इस मूवमेंट को बढ़ा देती है। मूवमेंट क्या है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इस मूवमेंट से क्या हेल्प मिलती है? आपकी जब आते इस तरह से मूव करती हैं तो आपके अंदर का स्टूल जो है वो आगे की ओर पास होता है और जल्दी से आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है मेटाक्लोप्रामाइड? वो आपके पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज करके स्टूल को पास करा रही है, बाकी गैस को भी बाहर निकाल रही है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या क्या करना है? लेबर प्रोग्रेस करना है, ठीक है। एक चीज मैंने आपको बताई नहीं यहाँ पे, फूड आपको तब रोकना है जब एक्टिव लेबर का टाइम हो। एक्टिव लेबर मतलब जब मदर को कॉन्ट्रैक्शंस आने लगे, ठीक है। कैसे वाले कॉन्ट्रैक्शंस? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, जो कि 3 से 5 मिनट की देरी पे आ रहे हैं, 60 सेकंड के लिए आ रहे हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं तो आप उसे बोलोगे कि मदर एक्टिव लेबर में है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है? लेबर का प्रोग्रेस चेक करना है। लेबर का प्रोग्रेस में आपको मेनली वाइटल साइंस ज़रूर चेक करते रहना है। क्यों? क्योंकि जब मदर को इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन आते हैं ना तो उनके वाइटल साइंस चेंज होने लगते हैं, ठीक है। कभी कदार पेन की वजह से मदर की पल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करते रहना है और चेक करके सिर्फ ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, इनको
रिकॉर्ड भी करना है। किस पे रिकॉर्ड करना है? पार्टोग्राफ पे रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे देख लो, ये एक तरह का ग्राफ है, चार्ट है, हॉस्पिटल में अवेलेबल रहता है, पेशेंट की बेड साइड में लगा रहता है। जब जब आप पल्स, बीपी, टेम्परेचर, यूरिन, ड्रग्स रिकॉर्ड करोगे, मतलब नोट करोगे, तो आपको इसी पार्टोग्राफ में शो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पल्स जब आपने चेक करी है हर 30 मिनट पे, तो ये डॉटेड साइन के साथ इन्होंने मेंशन करी है, ठीक है। तो जितने भी डॉटेड साइन है वो आपको पल्स का, यहाँ पे देख लो, ये देखो डॉट साइन में पल्स का देखने को मिलेगा। बीपी अगर आप चेक कर रहे हो तो बीपी का साइन ये एरो है, ठीक है। तो कितना बीपी आया मदर का, मान लो इसमें इसको पढ़ लेते हैं एक बार। कितना बीपी आया था मदर का? बीपी आया था 110/70। फिर चेक किया, फिर 110/70 आया। यहाँ पे देखो 110 पे लाइन लगी हुई है ना, और यहाँ पे 70। नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120/80। तो 110/70 का मतलब क्या है? हल्का सा बीपी मदर का डिक्रीज या लो आया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको नोट करते रहना है चीज़ों को। इसके अलावा टेम्परेचर नोट कर लेना है भाई, एवरी 2 आवर्ली नोट कर लेना है कि फीवर तो नहीं आ रहा है। देन यूरिन आउटपुट नोट करते रहना है, ठीक है। यूरिन में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ये भी आपको चेक करते रहना है। ड्रग आपने ऑक्सीटोसिन दिया ही होगा। ऑक्सीटोसिन एक तरह का ड्रग होता है, या आप कह सकते हो कि एक हार्मोन होता है जो कि आपके यूट्रस को इस तरह से मूव कराने का, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने का काम करता है, ठीक है। तो जब यूट्रस इस तरह से मूव होगा तभी बेबी जो है नीचे की ओर शिफ्ट होगा। तो इसके लिए अगर ऑक्सीटोसिन देना पड़ता है तो डॉक्टर्स दे देते हैं, ठीक है। जितना भी ऑक्सीटोसिन आप दोगे मदर को, लगाओगे, ठीक, उतना आपको नोट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एब्डोमिनल पैल्पेशन। तो एब्डोमिनल पैल्पेशन हम क्यों कर रहे हैं? मदर के एब्डोमेन को टच करके क्यों देख रहे हैं? ताकि हमें पता चलते रहे कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हर 10 मिनट में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आपको चेक करते रहना है। क्या क्या चेक करना है? कितने नंबर्स आए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, कितनी बार आए, ठीक है, कितनी कितनी देर में आए, कितने ज़्यादा तेज़ी से आए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये पता चलता रहेगा डिटेल कि माइल्ड आए, मॉडरेट आए, कि सीवियर आए, या मतलब स्ट्रॉन्ग आए। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? कि यहाँ पे लेबर जो है प्रोग्रेस कर रहा है। जैसे जैसे बेबी की डिलीवरी का टाइम आता रहेगा वैसे वैसे ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, है ना, ये स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे, ठीक। तो क्या, कैसे पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, कि माइल्ड आ रहे हैं, कि मॉडरेट आ रहे हैं? यहाँ पे देख लो, अगर 20 सेकंड के लिए कोई कॉन्ट्रैक्शन आया, एक कॉन्ट्रैक्शन आया 20 सेकंड के लिए, तो इसका मतलब वो माइल्ड है। अगर 20 से 40 सेकंड के लिए आया, इसका मतलब वो मॉडरेट है। और 40 सेकंड से ज़्यादा आया, 60 सेकंड तक के लिए आया, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है। इसका मतलब डिलीवरी जल्द से जल्द हो जाएगी। नेक्स्ट, इसके अलावा मदर के साथ साथ आपको फीटस को भी चेक करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मदर को ही चेक करना है, फीटस बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना मदर। फीटस को चेक करने के लिए आपको मेनली सबसे पहले आपको फीटल हार्ट रेट चेक करनी पड़ेगी। देखो, फीटल हार्ट रेट हमेशा कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे डिक्रीज हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लिनिकली आपको ये पता चलेगा कि फीटल हार्ट रेट जो है, बेबी की जो हार्ट रेट है, वो कॉन्ट्रैक्शन का टाइम पे डिक्रीज हो गई। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? यहाँ पे देख लो, ये देखो, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? 110 से 150 या 160 बीट्स पर मिनट होती है। इससे कम, 110 से कम अगर आपको देखने को मिली तो फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है, यानी कि फीटस का ऑक्सीजन डिक्रीज हो सकता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन जब आ रहा होगा मदर को, उस टाइम पे अगर आप चेक करोगे तो आपको फीटल हार्ट रेट थोड़ी डिक्रीज ही मिलेगी, 110 या उससे थोड़ी सी कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो बेबी की हार्ट रेट अपने आप ही कम हो जाती है। ओके, इसके अलावा कब कब आपको चेक करते रहना है? हर आधे घंटे में फीटल हार्ट रेट आपको चेक करते रहना है, ठीक है। या इस सेकेंड स्टेज जब आ जाएगी तो हर 15 मिनट में आपको चेक करते रहना है। फिलहाल हम पहले स्टेज की बात कर रहे हैं, तो हमें हर आधे घंटे में फीटल हार्ट रेट चेक करते रहना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करते रहना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके अलावा हमें क्या देखना है? इसके अलावा हमें देखना है वजाइनल का एग्जामिनेशन करते रहना है, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास कितने घंटे हैं? 12 घंटे हैं या 6 घंटे हैं, ठीक है। 6 घंटे जो कई बार प्रेग्नेंट हुई हैं वो लगाती हैं डिलीवर करने में, 12 घंटे
जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है उनके में लगता है, ठीक है, सर्विक्स को ओपन होने में। तो वजाइनल एग्जामिनेशन आपको कराते रहना है, उसमें आपको सर्विक्स कितना डायलेट हो रहा है वो चेक करते रहना है और साथ ही साथ नोट करते रहना है। हेड की पोजीशन क्या है, ठीक है, मान लो हेड नीचे की ओर शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ। जब आप पीवी एग्जामिनेशन करोगे, जब आप 2 फिंगर अंदर डालोगे, ठीक है, तो आपको हेड भी टच हो सकता है, यानी कि अगर हेड नीचे आ गया बेबी का तो आप उसको आराम से टच करके फील भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पोजीशन ऑफ द हेड भी टच करते रहना है। बेबी का हेड अगर आपको टच हो रहा है, थोड़ा सा टच हो रहा है, फिंगर टिप पे टच हो रहा है, इसका मतलब +1 है। समझ में आ रहा है? बेबी का हेड अगर नीचे की ओर आया, अगर आप टच कर पा रहे हो तो +1 मानोगे, अगर ज्यादा टच कर पाए तो +2 मानोगे, ठीक है, आराम से आप उसे फील कर पाए तो +3 मानोगे। इसी तरह से जितनी नीचे की ओर शिफ्ट होता जाएगा बेबी का हेड, आप उसे प्लस में काउंट करोगे, और जितना ऊपर की ओर होगा आप उसे माइनस में काउंट करोगे। समझ में आ रहा है? कैसे पता चलेगा कब कब प्लस में काउंट करना है, कब माइनस में काउंट करना है? जब आप दोनों फिंगर अंदर डालते हो, ठीक, तो आपकी कमर की हड्डी के नीचे अगर थोड़ा सा बेबी का हेड शिफ्ट हो चुका है तो ही आपको टच होगा, तभी आप प्लस मानोगे, अदरवाइज आप उसे माइनस मानोगे, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्लैक्शन आपको चेक करते रहना है। डिग्री ऑफ फ्लैक्शन का मतलब क्या है? बेबी का हेड जब चिपक जाता है, मतलब जब थोड़ा सा घूम जाता है इस तरह से बॉडी की ओर जाकर के जुड़ जाता है, उसको हम फ्लैक्शन मानते हैं। फ्लैक्शन का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन द हेड एंड द बॉडी ऑफ द बेबी। नॉर्मली देखो, बेबी का हेड ऐसे था सीधा सीधा, लेकिन जब वो डिलीवर हो रहा होता है तो बेबी के हेड पे प्रेशर पड़ता है। जब बेबी के हेड पे प्रेशर पड़ता है तो बेबी की जो नेक होती है थोड़ी सी बेंड हो जाती है आगे की ओर और बॉडी से थोड़ी सी टच हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैक्शन, ठीक। इसके अलावा हेड का स्टेशन हमने पता ही कर लिया, इस प्लस माइनस को ही स्टेशन बोलते हैं। लिक्वार कलर हमें पता करना है। लिक्वार कलर क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड जब बाहर आएगा, भाई जाहिर सी बात है बेबी की डिलीवरी के टाइम पे सबसे पहले तो वो एमनियोटिक सैक फटेगा, ठीक है, उससे एमनियोटिक फ्लूइड सारा बाहर आ जाएगा, लिक्विड सारा बाहर आ जाएगा। तो लिक्विड को चेक करते रहना है। लिक्विड किस तरह का होता है देखने में? हल्का सा स्ट्रॉ कलर का होता है, यानी कि हल्का पेल येलो कलर का होता है। अगर इसका कलर चेंज है, ठीक, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग लिक्वार कलर बोलते हैं, ओके। इसके अलावा मेम्ब्रेन रप्चर हुई है कि नहीं हुई है, उसकी थैली फटी है कि नहीं फटी है, वो देखना है। देन मोल्डिंग देखना है। मोल्डिंग क्या है? मोल्डिंग का मतलब होता है बच्चों का पैराइटल एरिया ओवरलैप कर जाना। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चों के सर में इस तरह से लाइनें बनी होती हैं। इन लाइनों को हम सूचर्स बोलते हैं। ये आपको देख रहा है, ये सब सूचर्स हैं, ठीक है। तो जब हमारा हेड का ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, ये हेड का बैक एरिया है, ये बेबी का फ्रंट एरिया है, ठीक है, ये बेबी का फ्रंट एरिया है। ये वाली बोन और ये वाली बोन जिसको हम लोग पैराइटल बोन बोलते हैं, डिलीवरी के टाइम पे ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाती हैं। ओवरलैप का मतलब क्या है? एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, ठीक है। क्यों चढ़ जाती हैं? क्योंकि यहाँ पे गैप है। जब ये दोनों एक दूसरे पे चढ़ जाती हैं तो ये एरिया थोड़ा सा पतला हो जाता है। जब ये एरिया थोड़ा सा पतला हो जाता है तो आगे से ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है और डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। ये देख लो, पतला हो गया लेकिन ऊपर से थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक, और यहाँ से थोड़ा सा पतला हो गया क्योंकि दोनों बोन क्या हो गई? एक दूसरे पे चढ़ गई, ओवरलैप कर गई, है ना। और तो ऊपर से एरिया बढ़ गया और साइड से दब गया, ठीक। इसको बोलते हैं हम मोल्डिंग। मोल्डिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर मोल्डिंग ना हो तो बेबी का हेड आराम से बाहर नहीं आ पाएगा और वजाइना फट जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं मोल्डिंग, ठीक। इसके अलावा कैपुट फॉर्मेशन। कैपुट फॉर्मेशन का मतलब क्या है? कैपुट, कैपुट बना कैप से। तो बेबी का हेड जब इस तरह से दबता है तो थोड़ा सा आगे से लंबा हो जाता है। लंबा हो जाता है तो ऐसा लगता है कि बेबी ने कोई कैप पहन रखी है। यहाँ पे देख लो, ठीक है, ऐसा लगता है बेबी ने कोई हैट या कैप पहन रखी है। इसी को हम लोग बोलते हैं कैपुट फॉर्मेशन। इसमें कुछ नहीं होता है, बेबी का हेड थोड़ा सा ऊपर की ओर खिंच जाता है, ठीक है, अंदर हल्का फुल्का फ्लूइड भर जाता है और बाद में ये कुछ ही दिन में, विद इन 1 वीक,
1 हफ्ते में अपने आप ही ये ठीक हो जाता है, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको नोट करते रहना है। ये देखो ये बन गया कैपुट फॉर्मेशन। इसके अलावा मैटरनल कंडीशन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैटरनल कंडीशन नोट करते रहना है। मदर को डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा? मदर की लिप्स को चेक करना है, मदर बोल पा रही है कि नहीं बोल पा रही है वो चेक करना है, मदर की टंग को चेक करना है ना, कि बहुत ज़्यादा वाइट और कोटेड तो नहीं हो गई है। ठीक है, इस तरह की टंग नहीं होनी चाहिए। इस तरह की टंग का मतलब क्या है? मदर को प्यास लग रही है या मदर डिहाइड्रेटेड हो गई है। ठीक, तो इसके अलावा यूरिन आउटपुट चेक करते रहना है। देन आईवी फ्लूइड जो भी आप दे रहे हो वो आपको नोट करते रहना है। अदर ड्रग्स अगर आपने दिए हैं तो वो भी आपको नोट करते रहना है। कैसे पता चलेगा कि मदर जो है वो डिहाइड्रेटेड हो गई है और मदर बेहोश होने वाली है या डिस्ट्रेस में जाने वाली है? मदर बहुत ज़्यादा डरी हुई दिखेगी, है ना, डिहाइड्रेटेड दिखेगी, मदर के लिप्स जो है एकदम सूख जाएंगे, टंग एकदम सूख जाएगी। ठीक है, ड्राई टंग दिखेगी। इसके अलावा मुंह से अजीब सी स्मेल आएगी। देन पल्स रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, डेट इज़ मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। और यूरिन जो होगा वो बहुत डार्क होगा क्योंकि अंदर पानी की कमी हो गई है। तो ये सारी चीज़ों से आपको पता चल जाएगा कि मदर डिहाइड्रेशन में जा रही है या मदर डिस्ट्रेस में जा रही है। तो ये थे आपके सारे ट्रीटमेंट फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर के। ठीक, यहाँ पे देख लो हम लोग ने क्या पढ़ा। हम लोग को प्रिपेयर करना था नॉर्मल डिलीवरी के लिए और केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना था। ठीक है, इसके लिए आपने मदर से बहुत सारी चीज़ों की इंक्वायरी कर ली, फिर आपने अपना मेन मैनेजमेंट स्टार्ट किया। मदर की जनरल कंडीशन देखी, पार्ट को साफ कर लिया। ठीक है, मदर को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे दिया। अगर टॉयलेट नहीं किया तो टॉयलेट करा दिया, एनिमा देना है तो एनिमा दे दिया, ब्लैडर पास करा दिया मतलब यूरिन पास करा दिया। फिर आपने मदर को रेस्ट करने के लिए बोला अगर डिलीवरी का टाइम बहुत करीब आ गया है। नहीं तो मदर को अगर उठ के टहलना है और डिलीवरी का टाइम ज़्यादा करीब नहीं है तो आप उसको टहलने के लिए भी बोलोगे। डाइट में आपको एकदम लिक्विड डाइट देनी है ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। इसके अलावा अगर पेन है तो पेन के लिए पिथिडिन देनी है, और अगर पेन की मेडिसिन की वजह से नोजिया फील हो रहा है या वॉमिटिंग आ रही है तो मेटाक्लोप्रोमाइड टैबलेट या ड्रग दे देना है। ठीक, उसके बाद मेन आपको देखना है लेबर कितना प्रोग्रेस में आया है। हमेशा आपको पीवी एग्जामिनेशन करते रहना है, हमेशा चेक करते रहना है कि बेबी का हेड टच हो रहा है कि नहीं, हाथों में टच हो रहा है, फिंगर्स में कि नहीं टच हो रहा है। ठीक है, बैग ऑफ मेम्ब्रेन फटी है कि नहीं, फ्लूइड बाहर आया है कि नहीं, सारी चीज़ें देखनी है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते रहना है जिससे पता चलता रहेगा कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर के लिए, कितने हार्ड कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। और फीटल वेलबींग के लिए आपको फीटल की हार्ट रेट भी चेक करते रहना है। ये सारी चीज़ें आपने कर ली। करने के बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर का मैनेजमेंट है, उसमें बेबी की डिलीवरी करा देनी है। फिलहाल के लिए आपने इतना मैनेज कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिलीवरी के टाइम पे आपको क्या करना है, मतलब अब बेबी जब डिलीवर होगा तो उस टाइम पे आपको डिलीवरी कैसे करानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।